उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। जो फिर 1227 ईस्वी में पुनः उसने नसीरुद्दीन पर आक्रमण किया और पहले उसे उच्च में हराया और फिर बक्कर में नसीर बुरी तरह परास्त हुआ और अपने प्राणों को बचाने के लिए भागा, परंतु नदी में डूबकर मर गया। इस प्रकार इल्तुतमिश के एक पुराने शत्रु का अंत हुआ। तो मैं बता दूं आपको, यह पहले भी बताया जा चुका है और आज भी आपको बताया जाएगा कि बंगाल एवं बिहार में अली मर्दान खान ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और 1212 ईस्वी में उसका मृत्यु हुआ, जो फिर भी बंगाल में अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखी थी। जब इल्तुतमिश ने मियासुद्दीन खिलजी से अधीनता स्वीकार करने को कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया। इस पर इल्तुतमिश ने 1212 ईस्वी में एक सेना बंगाल पर विजय प्राप्त करने के लिए स्वयं लेकर आया। इससे गियासुद्दीन डर गया और उसने आत्मसमर्पण कर दिया एवं एक बहुत बड़ी राशि देने को तैयार हो गया। लेकिन जब तक एक शाही फौज वापस दिल्ली पहुंचती तब तक बंगाल में पुनः विद्रोह हो गया और गियासुद्दीन ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इससे इल्तुतमिश अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने अपने पुत्र नसीरुद्दीन को तुरंत बंगाल पर आक्रमण करने का आदेश दिया। नसीरुद्दीन तुरंत ही आदेश का पालन करने के लिए अवध से चल पड़ा। नसीरुद्दीन और गियासुद्दीन का भीषण युद्ध हुआ जिसमें नसीरुद्दीन हार गया और मारा गया। उसके साथ अनेक खिलजी सरदार और सैनिक मारे गए और अनेक कैद में डाल दिए गए। इस प्रकार बंगाल पर दिल्ली का अधिकार हो गया। तो मैं बता दूं आपको, इल्तुतमिश को राजपूतों से भी युद्ध करना पड़ा। ऐबक की मृत्यु के बाद ग्वालियर और रतनम्बेर ने भी स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और बाद में अनेक राजपूत राज्यों ने इनका अनुसरण किया। इसलिए तुर्कों की प्रतिष्ठा पश्चिम भारत में पुनः स्थापित करने के लिए इल्तुतमिश को इन राज्यों से युद्ध करना अनिवार्य था। जब 1231 ईस्वी में इल्तुतमिश ने ग्वालियर पर आक्रमण किया, उस समय वहां पर मंगल देव का शासन था। मंगल देव ने इल्तुतमिश का डटकर मुकाबला किया। लगभग 11 महीने के जबरदस्त संघर्ष के बाद इल्तुतमिश 1232 ईस्वी में युद्ध जीतने में सफल हुआ और उसने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उसने 1235 ईस्वी तक मालवा, उज्जैन, रतनम्बेर, मांडू पर विजय प्राप्त करके साम्राज्य का विस्तार किया। इस प्रकार भारत में मुस्लिम राज्य की नींव पड़ी। इसी के साथ है रजिया सुल्तान, जो मैं बता दूं आपको, इल्तुतमिश अपने पुत्र की कमजोरियों एवं अयोग्यता से भली भांति परिचित थे। इसलिए उसने अपने जीवन काल में ही अपनी पुत्री राजिया बेगम को अपना उत्तराधिकारी चुना और वह कहा करता था कि मेरे पुत्र सुंदरियों एवं विलासिता के प्रेमी हैं और उनमें से कोई भी सुल्तान बनने के योग्य नहीं है। वे शासन चलाने के लायक नहीं। मेरी मृत्यु के बाद तुम पाओगे कि मेरी पुत्री रजिया से अधिक जो शासन चलाने में समर्थ कोई और नहीं रह सकेगा। तो लेकिन अधिकांश अमीरों को यह पसंद नहीं था कि उनके ऊपर एक स्त्री शासन करे। इसलिए उन्होंने इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसकी इच्छा के विरुद्ध शहजादे रुक्नुद्दीन फिरोज को रजिया बेगम के स्थान पर सुल्तान बनाया। लेकिन वह केवल एक पियक्कर ही साबित हुआ। लेन पॉल उसके विषय में लिखता है, द फर्स्ट रूलर फिरोज शाह वाज ए हैंडसम, generous, soft-hearted, convivial, fond of feats, young fool who spent his money upon singers and griffins and worse, and swaying drunk upon his elephant,
throughout the bazaar so real, gold upon the admiring crowd. तो रख्तुद्दीन फिरोज जो शराब और सुंदरियों में व्यस्त रहता था, जबकि शासन का कार्य भार उसकी मां शाह तुर्कान द्वारा संभाला जाता था, उसने अपने विरोधियों से मुक्ति पाने में काफी जल्दी की और उसने किसी को अपदस्थ करके और किसी को कत्ल करके अपने विरोधियों को समाप्त करने का प्रयास किया। उसने इल्तुतमिश के नवजात पुत्र कुतुबुद्दीन का बेरहमी से कत्ल कर दिया और रजिया को भी कत्ल करवाने का असफल प्रयास किया। भाग्यवश रजिया जान बचाने में सफल रही, लेकिन इस घटना ने राज्य में अनिश्चितता और अराजकता की स्थिति पैदा कर दी थी। रख्तुद्दीन और शाह तुर्कन को सिंहासन से उतार दिया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। जेल में रुकनुद्दीन की मृत्यु हो गई और रजिया को सुल्तान बनाया गया। इस प्रकार 7 माह के शासन के बाद दिल्ली की गद्दी पर रजिया आसीन हुई। वह भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। जो रजिया ने शासिका बनकर एक महान प्रशासक के रूप में परिचय दिया। उसने मुल्तान, लाहौर और हांसी में हुए उपद्रवों को शीघ्र ही दबा दिया। रजिया का वजीर मोहम्मद जुनैदी, जो उसका प्रमुख विरोधी था, उसको भी रजिया ने युद्ध में हरा दिया और जुनैदी की अपनी जान बचाकर भागना पड़ा और रजिया की कूटनीतिक चालों और षड्यंत्रों गतिविधियों